इसके अंदर भी होता है। ओके जी, इस क्लास के अंदर जितने भी आप प्रॉपर्टीज बनाएंगे डीबी सेट के साथ, वो आपके डेटाबेस के टेबल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर्टी बनाई है डीबी सेट की और उसको टाइप बता दिया है। टाइप मैंने बताई है कॉन्टैक्ट और उसका नाम मैंने दे दिया कॉन्टैक्ट्स। तो ये एक टेबल बन गया और इस टेबल के कॉलम्स क्या होंगे, वो हमारी क्लास से खुद ही क्या करेगा, मैप करेगा। हमारी मेन क्लास क्या है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट हमारी मेन क्लास, उसने हमारी क्लास से डेटाबेस के कॉलम्स खुद ही मैप करने हैं। इस तरह से मैप करेगा, वो क्लास की प्रॉपर्टीज को देखेगा कि इस क्लास के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी अवेलेबल है। कितनी प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं, 5 कॉलम बन जाएंगे। ठीक है जी, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? ये तो बहुत अच्छी बात। जी जी, अगर फॉर एग्जांपल मैं ना जब डीबी कॉन्टेक्स्ट में बताना पड़ता है, उसकी तरफ भी आते हैं कि जब मॉडल चेंज होगा तो क्या करना है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास ये जो क्लास है, ये जो हमने क्लास बनाई, इसमें 2 तरह की प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं। एक प्रॉपर्टी है स्केलर प्रॉपर्टी। स्केलर प्रॉपर्टी का मतलब है जिसके अंदर आपका डाटा स्टोर होना है। जैसे यहाँ पे हमारे पास आईडी एक स्केलर प्रॉपर्टी है, आईडी के अंदर भी न्यूमेरिक वैल्यू आनी है, नेम भी स्केलर प्रॉपर्टी, इसमें भी कोई वैल्यू आनी है। ये सारी स्केलर प्रॉपर्टीज हैं। स्केलर प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट करती हैं आपके डेटा को, जो आपके डेटाबेस में डेटा स्टोर होना है। दूसरी प्रॉपर्टीज होती है नेविगेशनल प्रॉपर्टीज, जो कि डेटा को रिप्रेजेंट नहीं करती, जो रिलेशन को रिप्रेजेंट करती हैं कि आपके इस मॉडल का रिलेशन किसी और टेबल के साथ भी है या नहीं है। उसको हम बोलते हैं नेविगेशनल प्रॉपर्टी। नेविगेशनल प्रॉपर्टीज में 2 चीजें हो सकती हैं। जी सर, आप लेटर का सॉल्यूशन शेयर करेंगे हमारे साथ? किसका? लेटर एग्जाम का। चलो ये कोई सवाल है आपके पास? सर फाइनल को नहीं आएगा, आप बताइए फाइनल में आएगा? नहीं आएगा सी शार्प तो आएगी। प्रोग्रामिंग क्या है, आपको इतनी बेसिक नॉलेज नहीं है प्रोग्रामिंग का, आपस में इंटरव्यू में एक्टिव होती है। चलें लिसन, नेविगेशनल प्रॉपर्टीज में 2 तरह की चीजें हो सकती हैं। या तो ये हो सकता है कि ये हमारा मॉडल किसी और मॉडल के साथ कनेक्टेड है, जिसको हम क्या कहते हैं 1-to-1 रिलेशन। एक कॉन्टैक्ट का एक एड्रेस है, इसको हम कहते हैं ना 1-to-1 रिलेशन। उसमें क्या होगा कि हमारी जो नेविगेशनल प्रॉपर्टी होगी वो कोई ऑब्जेक्ट होगा, उसको हम कहते हैं वो किसी दूसरे मॉडल का रेफरेंस होगा। उसको बनाने के लिए हम वर्चुअल कीवर्ड यूज करेंगे। लेट्स सपोज अगर हमारी ये क्लास है, कॉन्टैक्ट की क्लास है, इसके अंदर अगर हमने बताने बिना ये कॉन्टैक्ट किसी एड्रेस के साथ मैप हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर पब्लिक वर्चुअल क्लास, सॉरी पब्लिक वर्चुअल एक प्रॉपर्टी बना लेंगे जो कि दूसरे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रही होगी। फॉर एग्जांपल सर एक किस्म की फोन की हो गई। हाँ जी, एक किस्म की ये फॉरेन की है, फॉरेन ऑब्जेक्ट बन गया, पूरा रेफरेंस बन गया। यहाँ पे मैं जनरेट करके दिखा देता हूँ आपको।
ठीक है जी, ये इसकी एग्जांपल आ गई कि हमने एक रेफरेंस नेविगेशनल प्रॉपर्टी ठीक है जी, ये भी एक इसकी एग्जांपल है कि हमारे पास नेविगेशनल प्रॉपर्टी किस तरह की होती है। दूसरी नेविगेशनल प्रॉपर्टी होगी जो रिप्रेजेंट करेगी एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को। लेट्स सपोज हम कह सकते हैं जी हमारा जो कॉन्टेक्ट है इसके एक से ज्यादा क्या हो सकते हैं, वन टू मैनी का रिलेशन इसके साथ, वन टू मैनी फोन नंबर भी हो सकते हैं। अगर वन टू मैनी फोन नंबर होंगे तो यहाँ से निकाल दें, ठीक है जी। और हम क्या कह सकते हैं जनाब, एक से ज़्यादा परचेजेस भी हो सकती हैं इसकी, एक से ज़्यादा क्यूरीज भी हो सकती हैं। जो इस तरह के रिलेशन है उसमें हमारा जो नेविगेशनल प्रॉपर्टी होगी वो कलेक्शन टाइप की होगी। ठीक है जी, सही आप इस वजह से कह रहे हैं कि उसके साथ रिलेशन इस टाइप का है। हाँ जी, रिलेशन पे डिपेंड करता है। अगर वन टू वन रिलेशन है तो फिर सिंगल ऑब्जेक्ट होगा, अगर वन टू मैनी रिलेशन है तो फिर कलेक्शन होगी। ठीक है जी, अभी ये इसका जस्ट पैटर्न हम समझ रहे हैं, बना के इसको देखते हैं। हाँ जी, थोड़ा सा ही पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो। हाँ जी, ठीक है। ओके जी, अभी हम क्या करते हैं, अब हम इस प्रोजेक्ट को लिसन, अब हम इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं, फिर देखते हैं कि ये जो कोड है ये कोई डेटाबेस जनरेट करता है या नहीं करता। ठीक है जी, और फिर हमने ये भी बताना है कि किस सर्वर में डेटाबेस क्रिएट करनी है, उसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है वो भी देखते हैं। इसको मैं ये करता हूँ, बी क्वाइट यार। जी
ओके जी, मैंने सिर्फ ये किया है कि मैंने डेटाबेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है MyDB के नाम से। और DB के अंदर जैसे ही मैंने ऐड का फंक्शन DB के अंदर मुझे पता है कि कॉन्टैक्ट्स जो है वो एक टेबल एग्जिस्ट करता है, और मैंने कहा कॉन्टैक्ट्स के अंदर एक नया ऑब्जेक्ट ऐड कर दें। और उसके बाद ये जो लाइन लिखी लाइन 23, ये लाइन डाटा को सेव करने के लिए है कि अब आपने जो डाटा डालना था वो ऐड हो गया, अब डाटा जो है डेटाबेस में मैप कर दिया जाए। ठीक है जी, अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो देखते हैं ये क्या करता है। हाँ जी, वो नहीं दिया इसीलिए दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि अगर हम अभी मैंने इसको कुछ भी नहीं बताया कि कौन सा सर्वर है, किस सर्वर पे जाना है, कौन सी डेटाबेस है, कुछ भी नहीं बताया। तो हमने इसका डिफॉल्ट बिहेवियर देखना है कि डिफॉल्ट बिहेवियर में क्या करेगा। सर वो गूगल रोड पे चले गया। ओ कहां चले गए? आपको भी कहीं भेजें? इधर आके बड़ी बात है, बड़ा खुश हो गया। बाकी शायद आके मेरा देख लो चेंज करके पार्टी हाँ जी, करेगा लोड। फर्स्ट टाइम जब आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना, तो फर्स्ट टाइम उसने बस बस मैंने ओपन किया है। चल गया। जी हाँ जी, ऑब्जेक्ट बनेगा तो डेटाबेस बनेगी। ये देखें जी, मैंने SQL सर्वर भी खोल लिया और मैंने लोकल डेटाबेस भी इसकी खोल ली है। जब आप इसको कुछ भी नहीं बताएंगे कि कौन सा सर्वर है, कौन सी DB है, तो एंटिटी फ्रेमवर्क खुद से डेटाबेस भी क्रिएट करेगा और उसके अंदर टेबल्स भी खुद से क्रिएट कर लेगा। अब SQL सर्वर में कोई डेटाबेस नहीं है अपने, जो हमारा SQL सर्वर एक्चुअल है उसके अंदर कोई डेटाबेस नहीं बनी। सर ये वापस सर ये कहां पे बनाया? ठहरो तो सही यार, ये देखें इसके अंदर डेटाबेस नहीं बनी। तो एंटिटी फ्रेमवर्क ने क्या करना है, आपके लोकल सर्वर को यूज करना है, जो कि विजुअल स्टूडियो के अंदर होता है लोकल सर्वर। उसके अंदर उसने डेटाबेस क्रिएट करनी है उसी नेम स्पेस की जो आपने DB क्लास के अंदर यूज तो जो एप्लीकेशन होती है अगर हम उसको ऑफलाइन चलाएं तो उसके अंदर वो यही काम करता है कि उसकी जो वो स्पेस होती है अपनी लोकल स्पेस होती है उसके अंदर जाकर DB का आता है उसके ऊपर चलाना शुरू कर देता है। हालांकि एप्लीकेशन हमारी ऑनलाइन थी लेकिन वो उसको ऑफलाइन चलाने की कोशिश कर रहा है, उसके अंदर डाटा इन्सर्ट करना है तो उसी ही उसको कौन सी एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन इसके अंदर DB यूज हो रही है लेकिन DB ऑनलाइन हमारे उसको डाटा जो भी उसने पॉपुलेट करना है वो हमारी DB के ऊपर जाता है अगर वो ऑनलाइन यूज करें। लेकिन अगर मैं ऑफलाइन उसको यूज कर रहा हूं तो वो इस मेथड में उसकी लोकल स्पेस से DB बनकर वहां पे डाटा ले वो अपने लोकल में SQL सर्वर इंस्टॉल कर रहे हैं, विजुअल स्टूडियो तो इंस्टॉल नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा जी, तो ये देखें हमारी जो DB बनी है उसका नेम वही है जो हमारी DB कॉन्टैक्ट्स क्लास थी, उसका नाम देखें जरा, mylearning.dal.mydb। और यहाँ पे जो डेटाबेस इसने क्रिएट की है उसका भी वही नाम है mylearning.dal.mydb। अब अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो है चेंज हो जाए, हम खुद से डेटाबेस बताएं और खुद से सर्वर बताएं, ऐसा तो नहीं होगा हमेशा कि हमने लोकल सर्वर पर ही सारा काम करना है। हमारा कोई SQL सर्वर रिमोट सर्वर भी हो सकता है। अगर आपका SQL सर्वर कोई और है तो आप इसको कनेक्शन स्ट्रिंग दे सकते हैं कि ना कनेक्शन स्ट्रिंग को देखते हुए
कनेक्शन बनाना है और उसके अंदर सारे टेबल्स वगैरह बनाना है, तो उसके लिए क्या तरीकाकार है हमारे पास, ये जो कंस्ट्रक्टर हमने लिखा है यहाँ पे, इस कंस्ट्रक्टर में हम पास कर सकते हैं जनाब नेम ऑफ कनेक्शन स्ट्रिंग। अब मैंने इसको बता दिया कि जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो कौन सी कनेक्शन स्ट्रिंग है, माई कनेक्शन स्ट्रिंग। और माई कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ पर है, वो हम कॉन्फ़िग के अंदर जाके डिफाइन कर देंगे। ओके जी, कॉन्फ़िगरेशन फाइल को खोलें, वेब कॉन्फ़िग, और वेब कॉन्फ़िग के अंदर आप इसको स्टॉप कर लें पहले। Very tiny. जी, It's not really visible from here. it is visible now. Yes, sir. Okay. डायरेक्ट कनेक्शन स्ट्रिंग लिखवाएं, किस तरह से होती कनेक्शन स्ट्रिंग? हाँ जी, सर्वर इज इक्वल्स टू सर्वर नेम। उसके बाद पहली चीज कनेक्शन स्ट्रिंग में होती है सर्वर नेम, जो कि हमने सर्वर नेम मेंशन कर दिया, उसके लिए सर्वर लिखते हैं, सर्वर नेम नहीं लिखते। हाँ जी, आगे भी कहें। लिसन यार, डेटाबेस, डेटाबेस का नाम जो भी है, डेटाबेस MyDB कह देता हूँ। और उसके बाद आपकी क्रेडेंशियल्स, अगर आप लोकल काम कर रहे हैं तो उसके लिए हम लिखते हैं इंटीग्रेटेड सिक्योरिटीज इज इक्वल्स टू SSPI। और अगर आप यूज़र ऑथेंटिकेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूज़र बना सकते हैं ऐसे कर। वो होता है कुछ केसेस में हम यहाँ पे सिर्फ डॉट भी लगा दें तो वो चल जाता है। डॉट का मतलब होता है जो इस कंप्यूटर पे सर्वर इंस्टॉल है, तो नहीं डॉट लगाना ना, फिर नाम देना है। हाँ जी, अगर आपने जैम से कनेक्ट करना है तो फिर लोकल होस्ट लिखेंगे, और उसके लिए ये प्रोवाइडर भी चेंज हो जाएगा। प्रोवाइडर होता है कि इसके लिए कौन सी क्लासेस यूज़ करनी है। जब आप डेटाबेस चेंज करेंगे तो ये जो क्लासेस हैं डाटा के बाद ये चेंज हो जाएंगे। अगर आप MySQL में तो यहाँ पे MySQL क्लाइंट। ओके जी, अच्छा ये यूज़र आप चेक कर लेंगे यूज़र एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो मैं सर्वर में जाके यूज़र क्रिएट कर लेता हूँ। अगर एग्जिस्ट नहीं करता, सिक्योरिटी में जाएं, न्यू लॉगिन जनरेट कर लें। सॉरी, क्या हो गया? ये देखिए, अगर आपने सर्वर में यूज़र क्रिएट करने, लिसन, अगर आपने सर्वर में यूज़र्स क्रिएट करने हैं तो आप यहाँ से सिक्योरिटी में जाएं, सर्वर को ओपन करने के बाद सिक्योरिटी में लॉगिन्स के टैब में जाएं और न्यू लॉगिन क्रिएट कर सकते हैं। और हर सर्वर के अंदर एक जो एडमिन प्रिविलेज वाला यूज़र होता है उसको कहते हैं ऐसे यूज़र, हर सर्वर के अंदर हो। यहाँ पर भी है
ट्रेनिंग ये डिसेबल है क्योंकि ये हम एक्सप्रेस एडिशन यूज कर रहे हैं। अगर आप कोई प्रोफेशनल या एंटरप्राइज सर्वर यूज कर रहे होंगे तो आपको एसए का यूजर वो इंस्टॉलेशन में ही पूछ लेता है कि जनाब एसए का पासवर्ड क्या रखें। ठीक है जी। सर इसको हम कोई भी देंगे उसके लिए भी कर सकते हैं। किस कर सकते हैं लाइक हम क्योंकि जो है बन गया कोई एक एडमिन बन गया है इसी के लिए अगर हम सॉफ्टवेयर बनाया है तो बाद में अगर चाहते हैं कि मेरे और कोई दावे के लिए बस अलग तो डेटाबेस के टेबल के अंदर यूजर से आएंगे, सीक्वल सर्वर के यूजर नहीं देने ना उसको। मैंने कॉपी कर दी है। अच्छा अभी मैं इसको यूजर क्रिएट नहीं करता, ये एक्सप्रेस एडिशन है। मैं यहाँ पे ओके जी, अब इसको रन करें जरा। जी कुछ हो गया। हाँ जी, ये एरर आ गया कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग का टैब ऑलरेडी होगा। क्या बातें कर रहे हैं सर? 30% रेट और अच्छा जी, कनेक्शन स्ट्रिंग में हमने तीन चीजें देनी होती है। कनेक्शन स्ट्रिंग जो हमारा पाथ है सर्वर का, दूसरी चीज हमने कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम जो कि हमने माईडीटी के अंदर यूज किया है कि कहां कनेक्शन स्ट्रिंग को यूज करना है। तीसरी चीज जो हमने देनी होती है प्रोवाइडर देना है कि इसका प्रोवाइडर कौन है। कैन नॉट एक्सेस बिकॉज़ रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन इनवैलिड। जी ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर से नहीं होता क्या चीज? है हम स्ट्रिंग हम उस पे एक्सेस करते हैं कहां से होना है? सर वो जहाँ पे आपने कनेक्ट लिखा हुआ है ना नाम उसी सारे जहाँ पे उसको एक्सेस करते हैं इस कनेक्शन से जहाँ पे उसको एक्सेस करते हैं हाँ जी, वहाँ पे वहां पे ये देखो दिया हुआ है। सर ये एक्सेस हो रहा है हाँ, यही देखते हैं, यही नाम है। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर जो कनेक्शन स्ट्रिंग नहीं नहीं, ऐसे लिखते हैं। ऐसे ही हो जाए हाँ जी जी जी, डेटाबेस का नाम लिखा है वो क्रिएट कर लेते हैं जनाब। हो जानी चाहिए थी, चेक करते हैं क्या इशू है। जब आप लोकल पे आएंगे तब तो कनेक्ट वो कर रहा है सारा कुछ। यार सर
कॉपी कर लें। अच्छा चलें, अभी हम लोकल सर्वर पर ही रहते हैं जो हमारा विजुअल स्टूडियो के अंदर है, उसी के अंदर डाटाबेस क्रिएट करते हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन का कोई इशू है वो मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन की स्नैपशॉट भेज दूंगा। उसी तरह आपने कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड करनी है तो आपकी डाटाबेस जो है वो आपके सीक्वल सर्वर में जनरेट हो जाएगी। ठीक है जी। अब एंटिटी फ्रेमवर्क में जो आप टेबल्स जनरेट करते हैं उसकी 3 टेक्निक्स हैं। पहली है कन्वेंशन, कि आप एंटिटी फ्रेमवर्क की कन्वेंशन को फॉलो करें और उसकी कन्वेंशन को फॉलो करते हुए अपनी क्लासेस जनरेट करें। दूसरी है हमारे पास डाटा एनोटेशन, कि आप डाटा एनोटेशन यूज करें और अपने टेबल्स के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप अपनी क्लास को दे सकते हैं। ये जो हमारी मॉडल क्लास है, अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इस क्लास की बेस पे हमारा डाटाबेस का टेबल जनरेट होना है। वो जो डाटाबेस का टेबल जनरेट होना है उसको जनरेट करने के लिए हमारे पास 3 वेज हैं। एक ये है कि हम कन्वेंशन फॉलो करें जो एंटिटी फ्रेमवर्क की अपनी कन्वेंशन है। अगर आप उसकी कन्वेंशन फॉलो करेंगे तो हर कन्वेंशन के बेस जो उसने डिफॉल्ट बिहेवियर रखा है वो एग्जीक्यूट होगा। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है कि हम कन्वेंशन की जगह डाटा एनोटेशन ऐड कर लें। डाटा एनोटेशन क्या होगा कि हम चीज़ें चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब कन्वेंशन ये है कि जो आपके टेबल का नाम है वो प्लूरल होना चाहिए और जो आपकी क्लास का नाम है वो सिंगल होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। यहाँ पे देखें हमारी क्लास का क्या नाम है, कॉन्टैक्ट। डेटाबेस के टेबल का क्या नाम है, कॉन्टैक्ट। ये पहली कन्वेंशन है। ठीक है जी। दूसरी कन्वेंशन ये है कि अगर क्लास के अंदर आपने आईडी का नाम लिखा हुआ है, ये प्रॉपर्टी का नाम क्या लिखा हुआ है, आईडी। आईडी की वजह से क्या होगा कि वो उस एट्रीब्यूट को प्राइमरी की जनरेट बना देगा उसकी। ठीक है, और उसमें ऑटो इंक्रीमेंट कर देगा। ठीक है जी। 2 कन्वेंशन हो गई। प्राइमरी की तो नहीं बता देगा। हाँ जी, ये उसकी कन्वेंशन है। हाँ, एक और चीज भी हो सकती है, अगर आपने आईडी की जगह अगर आपने क्लास का नाम और साथ आईडी लगाया हो फिर भी ये उसको प्राइमरी की बना है। अगर उसका नाम स्पेसिफिक आईडी को कुछ और नाम दे देते हैं, जैसे कोई नंबर एनवीआर दे देते हैं, उसको तो नहीं पता कि ये आईडी है। हाँ, फिर आप कन्वेंशन के हिसाब से नहीं हम नहीं करते। जानते। ये वो क्या करेगा, फिर वो उसका एक कॉलम बना देगा। ठीक है। अगर आपने एक और नाम लिख दिया एनयूएम और आप ये चाहते थे कि वो प्राइमरी की बने, लेकिन उसने क्या करना है, उसका एक कॉलम जनरेट कर देना। ठीक है जी। ये कन्वेंशन समझ आ रही है इसकी? यस सर। और क्या इसकी कन्वेंशन है, जो रेफरेंस होगा, रेफरेंस आईडी जो होगा, जो कि किसी और कॉलम के अंदर आपने यूज करना है, उसमें आप क्या करेंगे, दूसरे मॉडल का नाम और उसके साथ आईडी। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे आप कहते हैं कि आपने ये रेफरेंस प्रॉपर्टी बनानी है, तो आप एक प्रॉपर्टी यहाँ पे बनाएंगे। सॉरी, अब ये जो आईडी कॉलम है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी फॉरेन की। ठीक है जी। और इसके नीचे जो है ये है रेफरेंस प्रॉपर्टी। जो पूरा डाटा आपको मिलना है वो इस ऑब्जेक्ट से मिलना है, और जो उसका आईडी है कि कौन सा एड्रेस इसके साथ एसोसिएट है वो आपको आईडी जो है एड्रेस के आईडी से मिलेगी। ये कन्वेंशन समझ आ गई? यस सर। अगर आपने डाटाबेस क्रिएट किया है उसके साथ वो आईडी का मस्ट होगा। हाँ जी, अगर आप कन्वेंशन पे रहते हैं, पहला स्टेप है कि आपको कन्वेंशन पता होनी चाहिए। कन्वेंशन इसकी ये है, लेकिन सारे काम कन्वेंशन से हो नहीं सकते। अब देखते हैं जनाब क्या हमारे टेबल्स में जो कॉलम बने हैं वो किस तरह के कॉलम हैं। व्यू में जाएं, सर्वर एक्सप्लोरर में जाएं, सॉरी हमने
ये देखें, ये मैंने सिंपल क्लास लिखी थी और इस क्लास के अगेंस्ट इसने जो टेबल जनरेट किया है उस टेबल के अंदर एक आईडी जो है उसको प्राइमरी की बनाया हुआ है और बाकी जो फील्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंगली इसने उसकी डाटा टाइप चूज कर ली। ठीक है जी, डाटा टाइप भी डिफाइंड है पहले से कि जो आप स्ट्रिंग रखेंगे तो उसके लिए उसने क्या बनाना है, एन वार्चर मैक्स। जब आपने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखी है स्ट्रिंग नेम, तो स्ट्रिंग नेम के लिए उसने कॉलम की डेटाबेस जो टाइप है वो चूज करनी है एन वार्चर। ठीक है, ये भी डिफरेंस है, ये भी डिफरेंस है। हाँ जी, ये भी कन्वेंशन है, इसने वही बनानी। ईमेल के लिए भी उसने, क्योंकि ईमेल की टाइप भी स्ट्रिंग है, एन वार्चर। वैसे हम लोग अपना जब करते हैं वो नेम का डाल नहीं करते, यानी नोट डाल करते हैं। हाँ जी, सारी डाल ही करते हैं। अभी कन्वेंशन भी है ना, कन्वेंशन से हम सारी चीजें अचीव नहीं कर सकते। कन्वेंशन का हमें पता होना चाहिए कि कन्वेंशन क्या है, लेकिन हम सारी चीजें अचीव नहीं कर सकते। जैसे हम ये अचीव नहीं कर सकते नॉट नल वाली चीज, हम एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी चाहते हैं इसके अंदर और हम ये भी चाहते हैं कि वो डेटाबेस में ना बने। हमारी डोमेन प्रॉपर्टी, डोमेन क्लास जो है ये कॉन्टैक्ट, मैं इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी बनाना चाहता हूँ लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि उसका डेटाबेस में कोई कॉलम ना बने। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया उसको तो फिर वो लाजमी उसकी कॉलम बना देगा। ठीक है जी, कितनी होगी कन्वेंशंस? हाँ जी, और यहाँ पे ये देख लें कि दो तरह की हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं, एक होती है रेफरेंस टाइप और एक वैल्यू टाइप। रेफरेंस टाइप कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? अब ये सी शार्प के कोड में आ जाए, ये जो इसका मैंने बताया था इसको भूल जाए। जब आप ऊप पढ़ रहे थे, ऊप के अंदर आप इंटीजर जब बनाते हैं तो इंटीजर की टाइप क्या होती है, वैल्यू टाइप का रेफरेंस टाइप? स्ट्रिंग क्या होती है? डेट टाइम क्या होता है? ठीक है जी, अब ये दो कैटेगरीज आ गई हमारे पास वेरिएबल्स की, एक वैल्यू टाइप और दूसरी जो वैल्यू टाइप होगी उसके लिए जो ये बनाएगा, सॉरी, जो रेफरेंस टाइप आपकी चीज होगी उसके लिए जो भी ये कॉलम बनाएगा उसको अलाउ नल कर देगा ये। ठीक है, नल भी हो सकता है। ये वैल्यू टाइप और इसकी समझ आया। वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं। एक वेरिएबल ऐसे हैं जिसमें वैल्यू स्टोर होती है, जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, बिट है, कैरेक्टर है, बाइट है, अनसाइंड बाइट है। ये सारे क्या हैं? ये सारे कैटेगरी में आते हैं वैल्यू टाइप। इसकी मेमोरी जो मेमोरी मैनेजमेंट जो होती है वो इस तरह से होती है कि आप जब मेमोरी में ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आपको वहीं पे एक बॉक्स मिल जाता है जो इंटीजर टाइप। दूसरे टाइप के जो वेरिएबल होते हैं रेफरेंस टाइप। रेफरेंस टाइप क्या करते हैं? किसी दूसरी मेमोरी को रेफर कर रहे होते हैं। उनका जो मेमोरी में ऑब्जेक्ट बनता है वो इस तरह से बनता है कि लेट से स्ट्रिंग s है तो ये s किसी और पाथ को रेफर कर रही होगी, ये रेफरेंस टाइप, इसको रेफरेंस टाइप बोलते हैं। सी शार्प के अंदर हम अगर कोड लिखते हुए न्यू कीवर्ड यूज कर लें, जो न्यू कीवर्ड होता है उसके साथ जो चीज बनती है वो रेफरेंस टाइप होती है। जैसे आप कांटेक्ट, हमारी क्लास कांटेक्ट है, आप कांटेक्ट का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? c is equals to न्यू कीवर्ड यूज कर लिया। डेट टाइम का ऑब्जेक्ट बनाना है, डेट टाइम d is equals to न्यू डेट टाइम। ये न्यू कीवर्ड आ गया। इस सेंस में कह रहा हूं कि वेरिएबल्स हैं वो दो टाइप के होते हैं और एंटिटी फ्रेमवर्क उसके साथ क्या बिहेवियर कर रही है कि जो रेफरेंस टाइप वेरिएबल है उसके लिए उसने डेटाबेस में अलाउ नल कर देना है। ठीक है, ये नजर आ रहा है आपको? नेम के साथ उसने क्या लिखा हुआ है? nvar4 और नल। ठीक है जी, थोड़ा सा जूम कर देता ये वो अलमारी वाला खाता है ना इनके पास। I have many teachers. The best teacher is Sir Ishwar Islam. Be good, be good. अच्छा जी,
अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर हम डेटाबेस में डाटा स्टोर करवाना है एंटिटी फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए तो क्या हम करवा सकते हैं आप? वो जो आपने एक पेज बनाया था लास्ट मेरी एक्टिविटी जो थी वोटिंग वाली हाँ जी, उसके अंदर एक स्क्रीन है, कौन सी स्क्रीन है? कौन सी सर? जिसमें हमने चीजें मांगी हुई हैं और उससे पीछे क्या है, एक और चीज एक्टिविटी की लिस्ट है। एक्टिविटी की स्क्रीन बनाए, उसकी क्लास बनाए। अभी मैं तो कह रहा था लेक्चर खत्म हो जा रहा है, ऐसा नहीं आप से दिन होता है लिसन चलें अब कन्वेंशन से फिर थोड़ा आगे चले जाते हैं हम। करवाता हूँ। अच्छा जी, डाटा एनोटेशंस पढ़ लेते हैं बस। ये इससे रिलेटेड है, इससे आपका काम पूरा नहीं होना। जो आपको टास्क मिली है वो इससे पूरी नहीं होगा। अब आपने क्या करना है जनाब, हमने कॉलम्स अपने खुद से डिफाइन करने हैं या हमने कुछ चेंज करना है। हम ये चाहते हैं कि जो हमारी मॉडल क्लास है ये सेम ऐसा ही टेबल में ना बने, कुछ और बने। तो उसके लिए हमारे पास डाटा एनोटेशंस अवेलेबल हैं जो कि हेल्प करती हैं हमारे टेबल को अपडेट करने के लिए, या आप कह सकते हैं कि हमारे एट्रीब्यूट्स के लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है वो हम डाटा एनोटेशन से पास कर सकते हैं। हाँ जी, एनोटेशन ये होती है बस 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 हौसला हौसला। अच्छा जी, इसके लिए डाटा एनोटेशन जो है, डाटा एनोटेशन आपकी कॉलम के लिए भी हो सकती है, आपके टेबल के लिए भी हो सकती है। आपका टेबल जो है यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स है, हम कॉन्टैक्ट मॉडल के अंदर हैं, तो हमारा डेटाबेस में जो टेबल है उसका नाम कॉन्टैक्ट्स है। तो डाटा एनोटेशन आपके टेबल के लिए भी हो सकती है, आपके कॉलम के लिए भी हो सकती है। ये एग्जांपल मैंने दी है। ये एग्जांपल क्या बता दिया कि आपका जो कॉलम है उसका नाम क्या बनना चाहिए डेटाबेस में। यार बड़ी बात है, नोट्स ग्रुप में भेज सही ऊपर ये देखें, आपने स्केयर बेसिस के अंदर आपने डाटा एनोटेशन लिखनी है, फिर उसको वैल्यू पास करनी है। यहाँ पे मैंने क्या डाटा एनोटेशन ये कॉलम है, इसका मतलब है कि जो डेटाबेस में कॉलम बनना है उसका नाम होना चाहिए फुल नेम। और ये डाटा एनोटेशन किस कॉलम के लिए है? जिस प्रॉपर्टी के ऊपर आपने इसको लिखा है जो उसके लिए डाटा एनोटेशन है। मतलब ये स्ट्रिंग ये डाटा एनोटेशन कनेक्टेड है विद दिस प्रॉपर्टी नेम कॉलम के साथ। होता ये है कि ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है। किसने पूछा होता क्या है? ये वैस बी क्वाइट जी हाँ जी, मोर देन वन ऊपर नीचे है। ये देखें, एक और एनोटेशन देता हूँ नॉट मैप की। अब मैंने दूसरे कॉलम ये जो प्रॉपर्टी बनाई मैं ये चाहता हूँ डेटाबेस में ना बने, तो मैं उसके ऊपर नॉट मैप लिख दूंगा। अब मैं ये चाहता हूँ मेरी डेटाबेस में प्राइमरी की जो है वो आईडी के साथ ना हो। ये इसकी कन्वेंशन थी कि आईडी रखेंगे तो प्राइमरी की बनेगी। आप ये चाहते हैं कि जनाब मेरा जो, या हम नाम कर दें, ठीक है जी। अब आप इसको चाहते हैं कि ये प्राइमरी की बने तो आप इसके ऊपर की लिख दें, ठीक है जी। अच्छा जी, और कोई है हमारे पास एग्जांपल्स? ये आसान आपको बता देते हैं।
हाँ जी, नॉट नल भी हो सकती है। सर डिफॉल्ट मैक्सिमम लेंथ क्या बता दें आप? चलें लिसन, बाकी हमारी वैलिडेशन से रिलेटेड है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आपने ये करना है अगले साल हाँ जी, चलें जी।